हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन। तो आज है हमारा थर्ड पार्ट प्लाज्मिड से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मिड क्या होता है, टाइप्स क्या हैं उसके, और किस तरह से प्लाज्मिड में एक्सचेंज होता है डीएनए का और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया प्लाज्मिड आइसोलेशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, तो आप सभी को मैंने फर्स्ट क्लास में यानी कि सेकंड क्लास में भी आपके बताया था सेकंड पार्ट में कि क्या होता है। इसमें कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं, एल्केलाइन लाइसिस सॉल्यूशंस बनते हैं, जिसमें आपके सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, टी, बफर, ये सब बनता है। ठीक है, तो अब इन सॉल्यूशंस को बनाने का और इन सॉल्यूशन से किस तरह से जो प्लाज्मिड डीएनए है वो आइसोलेट होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है सॉल्यूशन फर्स्ट जिसमें ग्लूकोज, TCl और EDTA होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसके स्टॉक सॉल्यूशंस है और ये वर्किंग सॉल्यूशंस है। स्टॉक सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, वर्किंग सॉल्यूशंस को बनाते हैं, जिसके ऑलरेडी मैं जो एक सीरीज़ है वो भी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम जो है स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग सॉल्यूशंस बनाते हैं। अगर इसमें से भी आपको कोई स्टॉक सॉल्यूशन या कोई वर्किंग सॉल्यूशन बनाना नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी आपके साथ वो डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, तो प्लाज्मिड आर कॉमनली आइसोलेटेड बाय अल्केलाइन लाइसिस मेथड। जो प्लाज्मिड है वो किससे कॉमनली आइसोलेट किया जाता है, अल्केलाइन लाइसिस मेथड से आइसोलेट किया जाता है। फर्स्ट बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग द डिज़ायर्ड प्लाज्मिड आर ग्रोन इन ए ब्रोथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल जो डिज़ायर्ड प्लाज्मिड को कंटेन कर रही है उसको हम ग्रो कराएंगे ब्रोथ मीडियम के अंदर। फिर उसके जो सेल पैलेट है उसको हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका जो सेल पैलेट है उसके अंदर हम सॉल्यूशन फर्स्ट डालते हैं। ठीक है, 150 म्यूएल या 150 म्यूएल हमने डाला था प्रोसीजर में। ठीक है, 150 म्यूएल हम डालते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सुक्रोज में से एक होगा, ट्रीस और EDTA। ठीक है, तो अब इसमें काम क्या होता है ग्लूकोज या फिर सुक्रोज का, ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज़ एडिड टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आउटसाइड द सेल विच लूजन्स द सेल वॉल एंड वीकन्स द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्या करती है लूज कर देती है सेल वॉल को और वीकन कर देती है मेम्ब्रेन को। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और सुक्रोज क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो लूजन हो जाती है और वीकन हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन। ट्रीस किस लिए यूज़ होता है, ट्रीस इज़ ए बफरिंग एजेंट और यूज़ किस लिए किया जाता है, टू मेंटेन pH। ठीक है, pH को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है EDTA। EDTA किस लिए यूज़ किया जाता है, EDTA जो है आपका प्रोटेक्ट करता है डीएनए को फ्रॉम डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, यानी कि जितने भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स है जैसे कि डीएनए क्या करेगा, डीएनए को डिग्रेडेट कर देता है, तो को कौन प्रोटेक्ट करता है, EDTA प्रोटेक्ट करता है बाय बाइंडिंग एंड चिलेटिंग डाइवैलेंट कैटायंस दैट आर नेसेसरी फॉर डीएनएस एक्टिविटी। यानी कि डीएनएस एक्टिविटी के लिए जो भी डाइवैलेंट कैटायंस नीडेड है बाइंड या फिर चिलेशन के लिए, उन सभी को क्या कर देता है ये उन सभी के साथ ये क्या करता है, EDTA क्या करता है, उन डाइवैलेंट कैटायंस के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, जो कि नेसेसरी होती है डीएनएस एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड में आपका क्या होता है, जो कि फ्रैक्चुअली प्रिपेयर्ड किया जाता है, इसमें NaOH होता है, 1% SDS होता है। ठीक है, तो जो सेल आर लाइज्ड बाय प्लेसिंग देम इन सॉल्यूशन सेकंड। तो सॉल्यूशन सेकंड में क्या होगा, सेल जो होती है वो लाइस होती है। ठीक है, जिसके अंदर NaOH और SDS होता है। दिस अल्कलाइन मिक्सचर रैप्चर द सेल एंड द डिटर्जेंट डिजोल्व द लिपिड मेम्ब्रेन एंड सोल्यूबलाइज सेलुलर प्रोटीन। ठीक है, जो ये आपका अल्कलाइन मिक्सचर है और इसके अंदर जो डिटर्जेंट है यानी कि SDS है, वो क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है लिपिड मेम्ब्रेन को और सोल्यूबलाइज करता है सेलुलर प्रोटीन को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि SDS किस लिए यूज़ किया जाता है। SDS क्या करता है, डिज़ोल्व करता है लिपिड मेम्ब्रेन को, सोल्यूबलाइज कर देता है सेलुलर प्रोटीन्स को। NaOH क्या करता है, डीनेचर्स कर देता है बोथ प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोजोमल को एंड बिगिन हाइड्रोलाइसिस ऑफ RNA। ठीक है, NaOH क्या करता है, बोथ प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोजोमल डीएनए को डीनेचर करता है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ RNA भी शुरू हो जाता है।
The precipitation is then neutralized by using the concentrated solution of sodium acetate or potassium acetate designated as solution थर्ड। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे सॉल्यूशन सेकेंड सॉल्यूशन थर्ड है। ठीक है, जो सॉरी यहाँ पे क्या है, जो ये सोडियम एसिटेट और पोटेशियम एसिटेट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, जो क्या है आपका सॉल्यूशन थर्ड है। सॉल्यूशन थर्ड में क्या है आपका, यहाँ पे आप पोटेशियम एसिटेट भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम एसिटेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक होता है और डबल डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट है वो क्विकली रिड्यूस कर देता है पीएच को और अलाउ करता है डीएनए स्ट्रैंड को रीनेचर करने के लिए। यानी कि जो NaOH ने जो प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया था, डीनेचर किया था, उसको रीनेचर करने के लिए कौन यूज़ हो रहा है, सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट। पोटेशियम एसिटेट ऑल्सो प्रेसिपिटेट द एसडीएस, और जो एसडीएस है ये जो कि सॉल्यूशन सेकंड में हमने यूज़ किया है, उसको भी प्रेसिपिटेट करने के लिए अलोंग विद सेलुलर डेब्रिस कौन काम आता है, पोटेशियम एसिटेट काम आता है। प्लाज्मिड डीएनए रीनेचर्स एंड रिमेन इन सॉल्यूशन बट इकोलाई क्रोमोसोमल डीएनए फॉर्म से पार्शियली रीनेचर्ड एंटेंगल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो इकोलाई क्रोमोसोमल डीएनए है वो क्या करता है, पार्शियली रीनेचर्ड एंटेंगल कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस स्टेप में। और किसके साथ ये एंटेंगल कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, और एसडीएस आर ऑल्सो ट्रैप्ड। तो ये क्या करता है, देखो आपका जो सोडियम या फिर पोटेशियम एसिटेट है वो क्या करता है, रीनेचर करता है, यानी कि पीएच को रिड्यूस कर देता है और अलाउ करता है डीएनए को रीनेचर करने के लिए। तो जो पोटेशियम एसिटेट है इसके साथ साथ एसडीएस को भी प्रेसिपिटेट कर रहा है सेलुलर डेब्रिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए जो रीनेचर हो रहा है, प्लाज्मिड डीएनए भी रीनेचर हो रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए भी रीनेचर हो रहा है। लेकिन जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए पार्शियली रीनेचर्ड होता है और एंटेंगल कर जाता है एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। एक आप कह सकते हैं एक इस तरह का क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, जिसके अंदर पार्शियली आपका क्या होगा, प्रोटीन होंगे और एसडीएस दोनों इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, द होल कॉम्प्लेक्स गैस प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल को यूज़ करते हैं, और आइसोप्रोपेनॉल क्या करता है, इसको प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल डिक्रीज कर देता है सोल्युबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड डीएनए बाय सिक्वेस्ट्रिंग और द वाटर मॉलिक्यूल एंड सोडियम एसिटेट न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल क्या करता है, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है सारे वाटर मॉलिक्यूल को सिक्वेस्टर करके, और ये सोडियम एसिटेट जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज को डीएनए पे। ये दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, डिक्रीज प्लाज्मिड सोल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेट इट। ठीक है, यानी कि दोनों क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड डीएनए है उसकी क्या कर देंगे, उसकी सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन विल प्रेसिपिटेट द प्लाज्मिड डीएनए विच देन बी डिसॉल्व इन टी बफर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। फिर हम उसको किस में डिसॉल्व करते हैं, टी बफर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसने तो एक एंटेंगल कॉम्प्लेक्स बना लिया है, किसके साथ, आपके एसडीएस के साथ और प्रोटीन के साथ। ठीक है, वो एक एंटेंगल कॉम्प्लेक्स बना के बैठा है। उसके साथ जो प्लाज्मिड डीएनए जो है थ्रू आइसोप्रोपेनॉल और सोडियम एसिटेट की एक्टिविटी के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल क्या कर रहा है, उसकी सोल्युबिलिटी यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपकी सोल्युबिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्योंकि हम इसको क्या रखते हैं, -20 पे ओवरनाइट के लिए रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे आके क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर के ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, और जितना भी सेल डेब्रिस है वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, फिर टी बफर में इसको डिसॉल्व करते हैं। टी बफर क्या करता है, टी बफर में दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है आपका ट्रीस HCl और एक होता है EDTA। ठीक है, जो ट्रीस HCl होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को, और EDTA क्या करता है, चिलेट करता है मैग्नीशियम आयन को, सो इट प्रोटेक्ट द एक्शन ऑफ न्यूक्लियसेस के एक्शन को वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप
प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन आपको समझ में आया होगा और कौन कौन से सॉल्यूशंस इसके अंदर यूज़ होते हैं, कौन कौन से स्टॉक सॉल्यूशंस है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर इसमें भी आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाना आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है सॉल्यूशन प्रिपरेशन से रिलेटेड, जिसमें मैंने वर्किंग सॉल्यूशन और स्टॉक सॉल्यूशंस को बनाना भी सिखाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।